हेलो दोस्तों। तो हमने लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने बैलेंसिंग तक पढ़ लिया था यार। तो आज हम बैलेंसिंग से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हम चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। और चैप्टर को हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 छोटा चैप्टर है, इसलिए वो 3 से 4 वीडियोज़ में हो जाएगा, 3 वीडियोज़ में हो जाएगा। ये अभी सेकेंड वीडियो है उसकी, है ना। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो कंप्लीट करो, फिर इस पर आओ, ठीक है। दूसरी बात कि अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कंप्लीट एक साथ करेंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े पार्ट में करते तो दिक्कत होती है। तो हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, उसके बाद वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो तक हमने क्या क्या पढ़ लिया यार। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन, द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। हमने ये पढ़ लिया था यार, ठीक। अब क्वेश्चन ये था कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेक्सचर, ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ तरीके थे जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही है, ठीक। उसके बाद केमिकल इक्वेशन को जब लिखा जाता है तो हमेशा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर होते हैं, है कि नहीं, ठीक है। रिएक्टेंट एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, सेम प्रोडक्ट भी कितने मर्जी हो सकते हैं। लेकिन जब तक ये बैलेंस्ड नहीं होते तब तक इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये बैलेंस होने लगेगी तो हम इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन वही क्वेश्चन कि हम बैलेंस कर ही क्यों रहे हैं, हमें बैलेंस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यार 9th क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा था, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, पक्का क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं यार, ठीक। तो हमने बैलेंसिंग भी पढ़ ली थी, और बैलेंसिंग को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए हमने वो भी पढ़ लिया था। आज जो हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब ये कि आप जितनी भी मर्जी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे वो इन टाइप ऑफ रिएक्शन में फॉल करती ही होगी। कितनी तरह की रिएक्शन है? 4 तरीके की रिएक्शन है। तो टोटल हम 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे वो इन टाइप के अंदर आके गिरेगी, मतलब इस क्या नाम है कैटेगरी में आएगी इन चारों में से। क्लियर है? कौन कौन सी 4 क्लासिफिकेशन है? सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन है यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, दिमाग लगाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर नाम से समझ में आ रहा है कंबाइन होना। जब बहुत सारे रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट एक ही बने तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 reactant to combine a single product, that reaction is known as combination reaction। या फिर when 2 or more than 2 reactant combine to form a single product, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। when 2 or more than 2 reactant combine to form a single product, that reaction is known as combination reaction, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि इसका एग्जांपल देखो। हर चीज़ में तुम्हें 2-3 चीज़ें याद रखनी है यार, ठीक है। एक तो क्या नाम है, एक क्वेश्चन मतलब उसका टॉपिक का नाम, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है या फिर मतलब उसकी डेफिनेशन, और थर्ड उसका एक एग्जांपल। ये 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का नाम, उसकी डेफिनेशन या उसमें क्या हो रहा है, और थर्ड उसका एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल समझना। मान लो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, ठीक। आपने क्या करा, उसको पानी के साथ मिला दिया। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO मतलब चूना। उसको आपने पानी के साथ मिला दिया तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 रिएक्टेंट है, तो ज़्यादा भी हो सकते थे, 2 रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। तो दोनों रिएक्टेंट क्या हो गए? कंबाइन हो गए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का सिंपल सा मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे खत्म हो गया, हमने नाम पढ़ लिया, डेफिनेशन हमें पता लग गई और एक एग्जाम्पल। इसी रिएक्शन में एक छोटी सी चीज़ आगे है, अब ध्यान से सुना, वो अलग है, ठीक है। इस रिएक्शन को जब आप देखोगे ना यार असलियत में होते हुए, तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिलाओगे ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, दैट इज CaOH2 तो बनेगा, लेकिन साथ साथ में बहुत सारी हीट भी निकलेगी।
क्या होगा, बहुत सारी हीट भी निकलेगी। तो इसका मतलब हीट इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। अभी हमने पढ़ा था, है ना, लास्ट क्लास में, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है ना कि अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हमने तो हीट नहीं दी थी इसको, हमने तो बाहर से एक्सटर्नल हीट नहीं दी है, ये अपने आप ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चूना क्या है, जब घरों में पेंट होता था पहले, आजकल अलग तरीके से आते हैं, पहले ये होता था चूना लिया, पानी लिया, उसको मिलाया, उसमें कलर की डाई डाल दी, जो भी कलर आपको करना है। लेकिन उसको मिलाते समय कभी भी हाथ से नहीं मिलाते थे, क्यों भाई, हाथ जल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी। आयरन से भी नहीं मिक्स करते थे, क्योंकि वो भी क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो लकड़ी से मिक्स किया जाता था, है ना। तो बहुत सारी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमने तो नहीं दी है, वो इसने खुद प्रोड्यूस करी है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोडक्ट के साथ प्रोड्यूस हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस विद द प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोडक्ट के साथ मिले, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बने, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक का मतलब जब हीट प्रोडक्ट के साथ मिले, दैट इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। पहली टाइप ऑफ रिएक्शन खत्म, क्लियर। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, अच्छा इसमें बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं। अच्छा जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट प्रोड्यूस हो कॉम्बिनेशन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल H2 + O2, ठीक है, पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, तो इसमें तो पानी बन रहा है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, लेकिन इसमें हीट तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो जरूरी नहीं है हीट प्रोड्यूस हो, बस एक एग्जाम्पल है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्लियर है बात। आगे सुनना, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझो जरा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है क्या होता है डीकम्पोज का मतलब, है ना, तो अगर पता है तो डीकम्पोज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सड़ाना या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो यही रिएक्शन है जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए। जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स या टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, दैट रिएक्शन इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया मैंने कहा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ना, कि व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज अपोजिट टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने एक टर्म और यूज़ किया हुआ है, वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज एंटागोनिस्टिक, मतलब अपोजिट टू डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किसी दोनों में अपोजिट तो है ही, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं, इसके अंदर एक टूट कर बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं, क्लियर है बात। तो इसको क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मान लो फेरस सल्फेट है मेरे पास, उसको मैंने क्या करा, ऐसे ही रखा, ठीक है, और वो ब्रेक डाउन हो गया Fe2O3 + SO2 + SO3 में, स्टेट नहीं लिख रहे हम साइड में। अगर तुम इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर रिएक्टेंट कितने हैं, एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं यार, दो या दो से ज़्यादा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक ही हो लेकिन प्रोडक्ट दो से ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, खत्म। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डेफिनेशन, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स या फिर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, दैट रिएक्शन इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल ये रहा, क्लियर, यहाँ पे डीकम्पोजिशन खत्म। लेकिन इसी के अंदर अब एक चीज़ और आ गई है, ठीक है, वो क्या है आगे, तो सुनना जरा ध्यान से। देखो यार आपने यहाँ पे फेरस सल्फेट लिया है, एक चीज़ सोचो, फेरस सल्फेट को अगर टूटना ही होता इन सब में तो ये पहले टूट चुका होता, हमें कभी इस फॉर्म में मिलता ही नहीं। अगर उसको टूटना होता तो इसी फॉर्म में पहले टूट चुका होता ना यार। तो पक्का ऐसा हुआ होगा कि इसको कोई ना कोई कंडीशन मिली होगी जिस कंडीशन में इन सब में टूट गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, वो है हीट। अच्छा, हीट को आप हीट लिखो या ट्रायंगल बना दो, बात एक ही है, वो क्या है, हीट। इसका मतलब फेरस सल्फेट को जैसे हीट मिली वैसे ये ब्रेक डाउन हो गया। ऐसा नहीं कि अपने आप पड़े पड़े टूट जाएगा, जब इसको हीट मिली तब ये ब्रेक डाउन हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको इस रिएक्शन के अंदर हीट देनी पड़ी है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोवाइडेड विद द रिएक्टेंट, दैट रिएक्शन इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोबारा सुनो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोडक्ट के साथ मिले वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े दैट इज कॉल्ड
endothermic reaction. The reaction in which heat is evolved with the product, that is exothermic. The reaction in which heat is provided with the reactant, that reaction is known as endothermic. ठीक है, जिसमें हीट मिले वो एक्सो, जिसमें हीट देनी पड़े वो एंडो. अब खुद सोचो, दो चीज़ें समझो ज़रा ध्यान से कि जिसमें हीट एग्जिट, याद करने का तरीका है, जिसमें हीट एग्जिट हो रही है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एंटर कर रही है वो एंडोथर्मिक. क्लियर है बात? ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल ये रहा. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा सॉरी अब इसी के अंदर एक चीज़ और है. ठीक है, अब दो तीन चीज़ें और हैं. अब दिमाग लगाना यार ज़रा ध्यान से. देखो इसके अंदर जो हीट दे रहे हैं हम, दिमाग लगाओ, इसके अंदर जो हम हीट दे रहे हैं वो कितने तरीके से दे सकते हैं. किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट प्रोवाइड करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं. क्लियर? सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट हीट कर देना. सबसे पहला तरीका क्या होता है? डायरेक्ट हीट कर देना. चलो अगले पेज पे बताता हूँ. सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट हीट कर देना. दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन. दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर? अच्छा, दूसरा तरीका होता है सनलाइट की फॉर्म में हीट प्रोवाइड करना. अगर आप सनलाइट की फॉर्म में हीट दे रहे हो, क्योंकि सनलाइट से भी हीट प्रोड्यूस होगी ना, उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन. देखो फोटोलाइटिक का मतलब क्या है वो भी बता देता हूँ. फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट. कहीं पे भी फोटो वर्ड आएगा तो याद रखना सनलाइट की बात चल रही है. और लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन. तो सनलाइट की हीट की वजह से ब्रेकडाउन करना इस फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन. क्लियर? और थर्ड तरीका है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट देना. तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट देने का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट दोगे तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. क्या हो जाएगा वो? इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेकडाउन करना. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है अब किसी को दिक्कत है तो बताओ. ठीक ठीक है ना. अब इस सबके एग्जांपल देखते हैं. देखो डायरेक्ट हीट करने का एग्जांपल तो अभी पढ़ कर आया तुम, फेरस सल्फेट वाला. ये रहा. इसमें हम डायरेक्ट हीट कर रहे हो. डायरेक्ट हीट करने का मतलब होता है कि अगर आप किसी कंपाउंड को डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या करेगा? सीधा ब्रेकडाउन हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन. ठीक है. दूसरा है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन. चलो इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है किसी भी रिएक्टेंट को अगर मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लेते, सॉरी वाटर ले लेते हैं. ठीक है. वाटर को अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, तो क्या होगा? तो वो टूट जाएगा H2 और O2 की फॉर्म में. तो ये किस में ब्रेकडाउन हो गया? H2 और O2 की फॉर्म में ब्रेकडाउन हो गया. बताओ समझ में आया कि नहीं? तो सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे बन रहे हैं. इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया कि एक साथ बहुत सारी हीट प्रोवाइड की जा रही है. एक सेकेंड. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? बहुत सारी हीट प्रोवाइड की जा रही है किसी भी रिएक्टेंट को. पक्का क्लियर? आगे समझना. अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और है. अच्छा, ये क्वेश्चन भी है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. और एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है. वो ये कि व्हाट विल हैपन व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड. अगर वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा? इस सबका भी क्वेश्चन है ये. ठीक है. वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा? तो सिंपल सा आंसर है इसका H2 और O2 में टूट जाएगा. इसी में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल हैपन. अब दिमाग लगाना. व्हाट विल विच टू गैसेज आर फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज हाइड्रोलाइज्ड, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन अगर किया जाए तो कौन सी दो गैसेज रिलीज होती है? तो H2 एंड O2. सिंपल सा आंसर है. ठीक है. और यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है कि विच गैस, अब दो गैसेज निकल रही है तो हमें पता है विच गैस विल बी डबल इन अमाउंट. ठीक. तो इसका मतलब ये कि वाटर का डीकम्पोजिशन करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन तो कौन सी दो गैसेज निकलेंगे? दैट इज H2 एंड O2. ठीक है. और कौन सी दो गैस जो निकल रही हैं उनमें से कौन सी डबल अमाउंट में रिलीज होती है? तो खुद सोचो यार. H2O के अंदर H कितने हैं? 2. ऑक्सीजन कितने हैं? 1. तो जब रिलीज होंगे तो अभी तो ये डबल अमाउंट में रिलीज होंगे. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है. समझ में आया? तो डबल अमाउंट में कौन रिलीज होती है? हाइड्रोजन रिलीज होती है. और कम उससे ठीक हाफ अमाउंट में कौन रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो 2:1 का रेशियो होता है इन दोनों के बीच में. क्लियर है बात? ठीक है. अच्छा, थर्मल डीकम्पोजिशन का फेरस सल्फेट वाला हो गया. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस का ये हो गया. अब आता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन. फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का मतलब है आप सनलाइट की मदद से उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl, बैलेंस करेंगे बाद में. आप जैसे ही इसको सनलाइट दोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag एंड Cl की फॉर्म में. क्लियर है बात? ठीक है. बैलेंस नहीं कर रहे हैं, Cl के लिए Cl2 लिखना पड़ेगा.
Ag2 होता तो यहाँ पे 2AgCl आ गया, वो हटाओ से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको सिल्वर और क्लोरीन मिलेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब सोचो सिल्वर क्लोराइड जो मिल रहा है, Ag और Cl जो निकल रहा है, दिमाग लगाना, ये दो केमिकल कंपाउंड्स कैसे काम करेंगे भाई? ये Ag की प्रॉपर्टी बिल्कुल बदल जाएगी, Cl की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वाई सिल्वर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई सिल्वर क्लोराइड आर नॉट कैप्ट इन क्या नाम है, लाइट कलर्ड बॉटल्स, या फिर उल्टा भी समझ सकते हो कि वाई सिल्वर क्लोराइड आर ऑलवेज कैप्ड इन डार्क कलर बॉटल्स। ये ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर? कि डार्क कलर बॉटल्स में AgCl को, मतलब सिल्वर क्लोराइड को, हमेशा डार्क कलर की बॉटल्स में ही क्यों रखा जाता है? क्लियर है बात? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप ये डार्क, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक बॉटल है, ठीक है, जिसके अंदर आपने रखा हुआ है, अगर ये डार्क कलर की बॉटल होगी तो सनलाइट इसके अंदर एंटर कर जाएगी, और जैसे सनलाइट एंटर करेगी तो AgCl पे अटैक करके Ag और Cl को तोड़ देगी। हमें चाहिए था AgCl, लेकिन हमें क्या मिला? Ag अलग और Cl अलग, तो कंपाउंड तो ख़राब हो गया ना, तो किसी रिएक्शन के लायक ही नहीं बचा वो। तो इसीलिए उसको सनलाइट से दूर रखने के लिए हम डार्क कलर की बॉटल्स यूज़ करते हैं ताकि उसमें लाइट एंटर ना कर पाए और सिल्वर क्लोराइड ही रहे, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाए। क्लियर है बात? ये है डिकम्पोजिशन का तरीका। तो ठीक है, डिकम्पोजिशन करने के 3 तरीके हैं, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और एक है इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है तरीका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का नाम भी समझ में आ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब एक केमिकल कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट, एक रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट अपने जगह चेंज कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट अपनी जगह चेंज करे तो उसको क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मान लो फॉर एग्जांपल A B के साथ बैठा हुआ है और C अकेले है, लेकिन जब प्रोडक्ट बना C B के साथ आ गया और A को अकेले कर दिया, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर? एग्जाम्पल समझो। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आयरन को रिएक्ट करा रहा हूँ वाटर, क्या नाम है, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि FeSO4 एक साथ आ गया और कॉपर अलग हो गया। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हुआ क्या? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे कॉपर लगा हुआ था वहाँ पे आयरन चला गया और कॉपर को वहाँ से हटा दिया गया। पक्का क्लियर है? तो आयरन को कॉपर सल्फेट से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। और क्या बना? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है। तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बनता है, ठीक है। समझ में आ गया भैया? लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसने डिस्प्लेस क्यों करा इसको यार? इसको डिस्प्लेस इसलिए करा, सिंपल सा आंसर है, इसको इसलिए डिस्प्लेस किया गया क्योंकि आयरन जो है ना उससे ज़्यादा रिएक्टिव है और सल्फेट उसके साथ ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है? कहने का मतलब ये कि आयरन कॉपर से ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने उसको हटाया और खुद जाके बैठ गया। मान लो फॉर एग्जांपल एक चेयर है, आप वहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और आपसे कोई कमज़ोर बंदा है और वो बोले यहाँ से हट, आप हटोगे क्या? नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई ताकतवर बंदा आ जाए और बोले हट यहाँ से, आप हटोगे। रीज़न? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है कि नहीं? तो सेम रीज़न है यहाँ पर। अब ये मत बोलना कि नहीं हम तो नहीं हटेंगे, हम तो, हमारे बराबर ताकतवर तो कोई नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। हर किसी के बाप का भी बाप होता है ऐसा वाला, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अंदर कोई सब टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिएक्शन के अंदर जब एक एलिमेंट अपनी जगह चेंज करे तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? यहाँ पे कॉपर भी क्वेश्चन भी बनता है एक, वो ये बनता है कि वाई कॉपर सल्फेट चेंजेस इट्स कलर व्हेन आयरन इज रिएक्टेड विद इट, ठीक है। और कलर की कॉम्बिनेशन की बात की जाती है, ग्रीन कलर का बनता है वो बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। कलर्स की अभी हम बात नहीं कर रहे, हम वो बाद में बात करेंगे, ठीक। फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है, सारे ही नाम से ही समझ में आ जाते हैं। पहला था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसका मतलब था एक कंपाउंड जब अपनी जगह चेंज कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो कंपाउंड अपनी जगह चेंज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लो फॉर एग्जांपल A B के साथ है और C D के साथ है। तो मान लो फॉर एग्जांपल A C के साथ आ जाए और B D के साथ आ जाए, तो क्या होगा? एक साथ दो कंपाउंड्स ने अपनी जगह चेंज करी है, इसको क्या बोला जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपनी जगह चेंज करें एक साथ, द रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स या टू कंपाउंड्स
changes their position simultaneously या together, that reaction is known as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एग्जांपल समझो इसका। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और आप उसको रिएक्ट करा रहे हो BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ। समझ में आया? सोडियम सल्फेट को आप रिएक्ट करा रहे हो बैरियम क्लोराइड के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा। अब चलो एक काम करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना इसके अंदर एक चीज़ सिखाता हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले सिखाऊंगा कंपाउंड को तोड़ते कैसे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपाउंड है तो उसको ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है, चलो ये समझाता हूँ, ठीक है। इसमें समझ जाओ, देखो समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, आगे हेल्प मिलेगी, वरना तुम्हें डायरेक्ट समझनी पड़ेगी चीज़ें। तो ऐसा कोई नहीं है कि अगर नहीं भी समझ में आता तो बहुत दिक्कत है, नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्प हो जाएगी बस थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, ये किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे हम, तो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा वो क्रॉस वाले क्वेश्चन फार्मूला बनाने के लिए। तो फार्मूला बना के उसकी वैलेंसी नीचे लिख देते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, वहाँ से सिर्फ उल्टा चल रहे हैं, तो वहाँ से उल्टा करके जब फार्मूला तो हम वो रिवर्स में चल रहे हैं वो चीज़, ठीक है। तो सुनो कैसे, अब रिवर्स में करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तो सुनो, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सोडियम और सल्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक है Na और एक है SO4। अब तुम बोलोगे S और O को अलग अलग क्यों नहीं लिया, तो क्योंकि SO4 जो होता है सल्फेट होता है, वैसे तुमने 9th में पढ़ा होगा, इनकी वैलेंसी एक साथ पूरी दी जाती है, SO4 PO4 CO3 इन सब की वैलेंसी एक साथ दी जाती थी। तो कंबाइंड कंपाउंड होता है, ठीक। अब सुनो, देखो एक चीज़, अब तुम्हें करना क्या है, इसको जब तोड़ा जाता है आयंस में तो ये कैसे टूटता है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सुनो, देखो जो पहला एलिमेंट होता है ना, उसके नीचे जो नंबर होता है, समझना ज़रा ध्यान से, जो एलिमेंट की आप बात कर रहे हो जिसको आपने अलग करा, उसके जो नीचे नंबर होता है वो नंबर खुद के आगे आता है। मान लो इसके नीचे 2 है तो वो नंबर इसके आगे आएगा और इसकी पावर में जाएगा। दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। Na के नीचे क्या है, Na के नीचे 2 है, तो 2 इसके आगे जाएगा और दूसरे वाले की पावर में जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और SO4 के नीचे क्या है, तुम्हारे दिमाग में आएगा, सोचो आंसर दिमाग में। SO4 के नीचे क्या है, तुम सोचोगे 4, गलत बात है। SO4 के नीचे है दोस्तों 1, क्योंकि 4 जो है ना वो O के साथ है, S के साथ थोड़ी है। हमने SO4 के साथ पूछा, तो SO4 पूरे के साथ क्या है, 1 है, तो इसके नीचे 1 हो गया, तो ये इसके आगे 1 आएगा और दूसरे की पावर में 1 जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो? लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो हम 1 को हटा रहे हैं। पक्का क्लियर है? आगे इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। समझ में आया? क्लियर है? दोबारा बोल रहा हूँ, Na के नीचे 2 था तो Na के आगे चला गया और SO4 के पावर में चला गया। SO4 के नीचे होल में 1 था तो 1 आगे दूसरे की पावर में चला गया। और प्लस माइनस की बात की जाए तो पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, बात ही खत्म हो गई। समझ में आया मैंने क्या बोला? दोबारा समझो, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो 2 एलिमेंट है, एक है Ba और एक है Cl। Ba के नीचे क्या है, 1, तो इसके आगे 1 हो जाएगा और इसकी पावर में 1 चले जाएगा। Cl के नीचे क्या है, 2, तो इसकी आगे 2 आ जाएगा और इसके पावर में 2 चल जाएगा। कोई दिक्कत? पहला वाला क्या होता है, प्लस होता है, दूसरा वाला क्या होता है, माइनस होता है। समझ में आ गया? बस हो गया। अब पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ मिला दो और दूसरे पॉजिटिव वाले को दूसरे नेगेटिव के साथ मिला दो, यही तो होता है। पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे, नेगेटिव अट्रैक्ट थोड़ी करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो सुनो, अब आंसर देखना ज़रा ध्यान से, आंसर क्या आता है। तो सुनो, देखो Na कितने, 2, Cl कितने, 2, और प्लस और माइनस अपोजिट भी हैं, तो 2 Na है 2 Cl है, तो क्या बन जाएगा, 2 NaCl। और एक चीज़ और सुनो, इसके ऊपर प्लस है इसके ऊपर माइनस है, दोनों का 0 चार्ज, प्लस से माइनस कट गया, 0 चार्ज। क्लियर? आगे से देखो, यहाँ पे B है, यहाँ पे SO4 है, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस वाला तो जुड़ जाएगा, तो ये बन गया BaSO4। इसके बाद 2 प्लस, इसके पास 2 माइनस, 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल आउट, बराबरी हो गई, तो कंपाउंड बनकर तैयार हो गया BaSO4 + 2 NaCl। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक साथ 2 कंपाउंड ने अपनी जगह चेंज करी है। पहले NaSO4 के साथ था, अब NaCl के साथ है, और पहले BaCl के साथ था तो B अब SO4 के साथ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, असलियत में ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की भी है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब आपने क्या करा, बैरियम सल्फेट डाला, ठीक है, सॉरी बैरियम क्लोराइड डाला, उसमें के ऊपर सोडियम सल्फेट डाल दिया, दोनों में जब रिएक्शन होगी ना तो जो लिक्विड बनकर तैयार होगा वो होगा बैरियम सल्फेट, और नीचे जो पाउडर की तरह इकट्ठा हो जाएगा जो इसमें नहीं घुल पाया वो होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आज एनर्जी थोड़ी सी डाउन है क्योंकि तबीयत ख़राब है, ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक, लेकिन ये समझ में आ गया होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 4 तरीके की रिएक्शन है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो सुनना ज़रा ध्यान से। सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट एक ही बने। द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? इसका एग्जांपल क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी में एक फर्दर रिएक्शन है कि इस रिएक्शन के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब हमने हीट तो दी नहीं थी, हीट तो खुद ही प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस विद द प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच single reactant breaks down to form a multiple products, that reaction is known as decomposition reaction। इसमें एक एलिमेंट टूटकर बहुत सारे प्रोडक्ट बना देता है। एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट अपने आप तो टूटेगा नहीं, वो टूटा हीट के फॉर्म में। अब हीट देने के भी तीन तरीके हैं, है ना? या तो आप डायरेक्ट हीट कर दो, जैसा इसमें क्या था, डेट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, या लाइट की फॉर्म में हीट दो इसको, डेट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब सनलाइट, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, तो सनलाइट की वजह से ब्रेकडाउन हो जाना। और थर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेकडाउन करना। ठीक, तो थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जांपल पीछे है ही, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल ये रहा सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है व्हाई सिल्वर क्लोराइड आर केप्ट इन डार्क कलर बॉटल्स, क्योंकि अगर वो लाइट कलर की बॉटल होगी तो क्या नाम है, तो लाइट सनलाइट जो कि डायरेक्टली अंदर एंटर कर जाएगी और अंदर रखे हुए AgCl को क्या कर देगी, Ag अलग Cl अलग, खराब हो जाएगा वो, है ना? इसलिए हमें क्या चाहिए, वो साथ में चाहिए। ठीक है, अगला इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हीट प्रोवाइड करना, जैसे वाटर को किया जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर? आगे सुनना। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि वाई डिकम्पोजिशन इज कंसिडर्ड एज अपोजिट ऑफ या फिर एंटागोनिस्टिक ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब दोनों अपोजिट काम करते हैं, इसलिए एक चीज़ और प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे दिमाग से निकल गया, सुनो। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, एक रिएक्शन याद कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल CaO प्लस H2O फॉर्म CaOH2 याद कर लेते हैं बच्चे। अब बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और कॉम्बिनेशन ठीक उल्टी होती है डिकम्पोजिशन की, तो इसको ठीक उल्टा कर देते हैं, दैट इज CaOH2, इससे बनता है CaO प्लस H2O। ये बिल्कुल गलत बात है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना कि भाई जो क्या नाम है कॉम्बिनेशन की रिएक्शन का जो एग्जांपल है उसको उल्टा करके डिकम्पोजिशन में डालता है, ऐसा मत कर देना, बहुत गलत है वो। समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो दोनों के लिए एक एक अलग अलग एग्जांपल याद करना, ये इतना आलस मत करना। ठीक है, तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग एग्जांपल याद करोगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी एक साथ। ठीक, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जब एक कंपाउंड अपनी जगह चेंज करे तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट या फिर सिंगल एलिमेंट चेंजेस इट्स पोजीशन इज नॉन एज पोजीशन इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो उसको क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो फेरस सल्फेट बन गया, क्योंकि इसने क्या करा, इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इससे ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे सुनना। ठीक है, इसके अंदर कोई सब टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। लास्ट ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो कंपाउंड्स एक साथ अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो NaSO4 व्हेन टू और मोर देन टू, या फिर मोर देन तो नहीं होता, व्हेन टू रिएक्टेंट चेंजेस देयर पोजीशन साइमल्टेनियसली। अब तुम बोलोगे कि यार पिछले वाले में तो समझ में आता था कि ज़्यादा ताकतवर था, उसने उसको हटाया और खुद बैठ गया। अब क्या है, अब ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो जितना ज़्यादा NaCl के साथ स्टेबल है वो सल्फेट के साथ स्टेबल नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में वो NaCl के साथ आ जाता है। क्लियर है बात? दैट इज ऑल थिंग इज स्टेबिलिटी। ठीक है, आगे सुनो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, जब दो एलिमेंट एक साथ अपनी जगह चेंज करें तो उसको क्या बोला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। यहाँ पे है एग्जांपल। क्लियर है बात? खत्म। इसके आगे हमारा बचा रेडॉक्स, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और दूसरा बचा हुआ है और रेंसिडिटी। ठीक है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक, तो वो 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, वो अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तब तक कोई दिक्कत होगी तो बताना। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट में डाल देना अगर कोई भी दिक्कत होगी, तो मैं पूरा ट्राई करूँगा कि हम उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, बाकी मुझ पर भरोसा रखो भाई। ठीक है, ख़त्म करते हो जाओ। ठीक है, 10th का धीरे धीरे मैं सब कुछ करा दूँगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें MCQs के वो मिल जाएंगे, क्या नाम है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें नहीं मिलते हैं तो किसी भी चैप्टर की जो लास्ट वीडियो हुआ करेगी उसमें मिल जाया करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी वैसे वैसे हम उसके अंदर अपडेट करते रहेंगे। तो पहली वीडियो में अपडेट कर दो तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तुम्हें कि ये कौन से टॉपिक से आगे, लेकिन लास्ट वीडियो की तो आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो MCQ का सीरीज़ का पार्ट जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है।
ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि एक और PDF डाल दी जाए जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो ज़्यादा से ज़्यादा, NCERT से अलग हटकर, ठीक है, वो कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन वो भी चांसेस है कि वो भी मिलेंगे, ठीक है। बाकी जिसके पास बुक है उसके पास तो है ही मल्टीपल क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बुक आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक होगा, सीधा ऑर्डर कर सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। अगली चैप्टर में, अगली वीडियो में छोटी वीडियो होगी वो, और चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।